शरीफ साहब, आप तो इकोनॉमिक्स के जानकार लोगों में से हैं। एक तरफ भारत की वो छवि है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने लंदन को पीछे छोड़ दिया है और लोग ये कह रहे हैं बहुत जल्दी वो टॉप 3 वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी में आ जाएगा। एक छवि ये बनाई जाती, दूसरी छवि ये बनाई जाती कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, जो प्रेस की फ्रीडम है वो कमजोर होती जा रही है। साथ ही साथ माइनॉरिटीज के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, जहां राहुल गांधी ने उसका जिक्र किया, उनकी हालत कमजोर होती जा रही है। इन दोनों में से कौन सा भारत आपको दिखाई पड़ता है? क्या दोनों भारत एक साथ चल सकते हैं या दोनों भारत में से किसी एक को चलना पड़ेगा? जी, ये सवाल मुझे है ना? जी, आपसे है शरीफ साहब। जी, सबसे पहले मैं आपके प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को मेरा नमस्कार और आदाब सुनाऊँ। दूसरी बात यह है कि मैं वाशिंगटन में पॉलिसी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और करीब 10 साल से आफ्टर माय रिटायरमेंट इन इंडिया एज एन इकोनॉमिस्ट आई मूव्ड ओवर टू वाशिंगटन। और पिछले 10 साल से वाशिंगटन, कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस का दूरी तो बहुत दूर नहीं है, मगर उसके अतराफ जो चीज़ें होते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन मैंने की है। और आपने एक सवाल पहले पूछा था कि इंडिया की छवि अमेरिका में क्या है। मुझे लगता है कि अमेरिका में इंडिया के बारे में जानने वाले बहुत कम लोग हैं, पॉलिसी लेवल में भी और जनरल पब्लिक भी। इंडिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। जहां भी मैं जो डिस्कशंस होते थे, प्रोफेशनल डिस्कशन, जैसा कि ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट हो, कार्नेगी है, और इसी तरह के कई अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिसमें भागीदारी मेरी होती है। और जब मैं जो लोगों को, जो इंडिया से कभी एम्बेसडर्स आते हैं इंडिया के, वो भी बात करते हैं, और इंडिया के एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी बात करते हैं। तो जनरली जो है इंडिया का जो प्रेजेंटेशन है वो एक तरह का ओवर प्रेजेंटेशन होता है इंडिया के बारे में, नंबर वन। और दूसरा, कुछ ऐसे बिजनेस की बात होती है जो हमेशा या वारफेयर यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी या पेटेंट्स या मेडिकल, जो मेडिसिन दवाइयाँ बनाए जाते हैं, अमेरिका चाहता है कि इंडिया जो लाइसेंसिंग इश्यूज हैं उसको रेस्पेक्ट करे। इंडिया जनरली रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो बात वहीं पे आ जाती है प्रोफेशनल डिस्कशंस में। ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात हो रही है, $1 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जो हो रहा है कि तीसरा या चौथा पोजीशन पे इंडिया आ गया है, वो एक बहुत बड़ा फार्स है। तो ये नहीं कहा जाता कि डेवलपमेंट के साथ पॉवर्टी कितने लोग पूर हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सिर्फ वहां ये हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम तो इतना मामूली है, मगर हम तो 1.5 बिलियन पीपल हैं, तो एडअप तो ज्यादा हो जाता है ना। मगर जब डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो तो छोटे छोटे डॉलर्स या छोटे छोटे रुपये हमारे दामन में आ रहे हैं। ये इशू को कोई बताता नहीं है। जो जब इंडिया को बताता है कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट कंट्री है, ये सिर्फ एफडीआई को आकर्षित करने के लिए एक मिराज क्रिएट किया जाता है कि देखो भी इंडिया में आओ, बिजनेस करो और लूटो जाओ। तो इसके लिए एफडीआई जो है वो अच्छी भी चीज है, और एफडीआई इन्वेस्टमेंट अगर ठीक से ना हो तो वो इंडिया की लूट है जो पहले से हो रही है। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी लूट हो रही थी, उसी तरह की लूट और भी होते जाएगी। तो सिर्फ एफडीआई लेना, एफडीआई के आंकड़े दिखाना कि हमारे गवर्नेंस में, हमारे पीरियड में देखो एफडीआई बढ़ गया, जी तो जी। एफडीआई से दो धारा तलवार है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है इंडिया के बारे में, यूएस में। अब ये बात है कि राहुल जी जो आए हैं वो एक लेक्चर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, हु इज हिज ऑडियंस, ये बहुत महत्व रखता है। अब हो सकता है कि एनआरआई ग्रुप्स हो। मैं चाहता हूं कि अगर कोई फॉरेन कंट्री आ रहा है तो कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल जो डिबेट्स होते हैं उसमें भागीदारी करना जरूरी होता है। अब ये यहाँ पे एनआरआई ग्रुप्स को मुखातिब हैं। मैं तो अभी खुद को एनआरआई नहीं समझता, क्योंकि अभी भी मैं इंडियन वाशिंगटन में रहता हूँ। जी जी।
तो मतलब ये है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट whom राहुल गांधी इज कम्युनिकेटिंग। मुझे मालूम है ये आजकल तो आईटी का जमाना है, आप कहीं एक छोटे रूम में भी बात करो, बड़े बड़े लोग तो पूरी दुनिया में पहुंचती है। देयर इज ए रिएक्शन, द मैसेजेस गो टू इंडिया, पब्लिक व्हाट्सएप के द्वारा, न्यूज के द्वारा वगैरह जाती है। आई एम अवेयर ऑफ इट, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका लहजा, बोलने का तरीका अलग होगा अगर आप एनआरआईज को फॉरेन बात कंट्री करेंगे। में बात कर रहे हैं या पॉलिसी मेकर्स को बात कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ कि आई नो राहुल जी रिप्रेजेंट ए पॉलिटिकल पार्टी, but I would have appreciated him to engage political structures within USA, which I don't see in his current schedule. I don't see that happening. In fact, if he were to talk to Biden in the White House, you know, on a cup of tea or maybe a dinner, it would have been a different thing. तो अभी राहुल जी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, अभी वो कम्युनिकेट करें। दूसरी बात यह है कि राहुल जी का जो भी मैंने सुना है, और मैं यहाँ इस वक्त कुछ बता दूं कि मुझे कुछ मौके मिले थे राहुल जी को प्राइवेट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देने के, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी इश्यूज पे, बिकॉज मैं सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट था उसके अंदर मेरी बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा था, मैंने उस पर बहुत सारे आंकड़े निकाले थे जी। उसके बारे में जानना चाह रहे थे 10 साल 12 साल के पहले। तो मेरा पर्सनल एंगेजमेंट राहुल जी से हुआ है। ही हैज स्टडीड एंड अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडियन सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसे जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हो या जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो वो काफी नहीं है इंडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं ये बता देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने कम से कम स्टडी करने की कोशिश की है। मुझे मालूम नहीं उनके पास डिग्री है या नहीं है, मगर सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। वो हम जानते हैं मोदी जी के पास कोई डिग्री होगी या नहीं होगी, मगर सोशियोलॉजी अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। वो दूसरों को, एक दूसरों को लड़ा के और आप पोजीशन पे आने की पूरी उनके पास कुव्वत तो है, मगर आप एक लव, अफेक्शन, एक सोशल कोहिशन, सबके साथ ले जाने की जो क्षमता है वो मैं राहुल जी में देख रहा हूं, मगर वो पॉलिटिकल गेन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा एट द मोमेंट। अभी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।